नमस्कार, स्वागत है आपका मैगजीन इंडिया में। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे आने वाले बजट की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश किया जाना है। 22 तारीख को 22 जुलाई को बजट सत्र की शुरुआत होगी। इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपना इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। हालांकि यहां भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंफॉर्मेशन जिसे कहा जा सकता है वो है, और वो ये कि निर्मला सीतारमन इस कार्यकाल का तो पहला बजट पेश कर रही हैं, लेकिन लगातार वित्त मंत्री के तौर पर वो 7वां बजट पेश करेंगी। ये अपने आप में आ, भारत का जो इतिहास है उसमें एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जो कि वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने 6 बजट पेश किए थे। निर्मला सीतारमन का ये लगातार 7वां बजट होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बजट में क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, क्या खास बात हो सकती हैं, क्योंकि सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल है। हालांकि ये गठबंधन की सरकार है, तो क्या उसका कुछ असर देखने को मिलेगा, किस तरह का जैसे पॉलिसी में और डिसीजंस में, खासतौर पे जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जिनकी बात करती आई है सरकार, उनमें किस तरह की कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है, कौन कौन से वो सेक्टर होंगे जिन पर फोकस हो सकता है। अंतरिम बजट में हमने देखा कि सरकार ने डिफेंस, स्पेस और एग्रीकल्चर, इन सब पर फोकस रखा था। उसके अलावा सोशल सेक्टर की कई स्कीम की बात की थी। तो क्या अंतरिम बजट में जो बातें कही गई थी उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा, और खास तौर पे आने वाले 5 साल की क्या तस्वीर इस बजट में देखने को मिल सकती है। तो इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन मौजूद हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका मैगजीन इंडिया में। आज सबसे पहले तो इसी बात से शुरुआत करते हैं कि कंटिन्यूटी की कितनी उम्मीद रह सकती है, क्योंकि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में किस तरह से आपको लगता है कि कुछ बदलाव भी जो सरकार की पॉलिसीज हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो मोटे तौर पर जो बड़ी पॉलिसीज हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, और 10 साल से जो ये सरकार फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में जितना फोकस कर रही थी वो भी उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे? जी विशाल, इस पर आने से पहले अगर आप मुझे अनुमति दें, तो जैसा एक इंफॉर्मेशन आपने शुरू में कहा कि निर्मला सीतारमन एक रिकॉर्ड बना रही हैं, तो थोड़ा लाइटर वेन में मैं एक चर्चा यहाँ आपके साथ शुरू करूंगा कि आमतौर पर किसी भी देश में बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड बनाता है, या बजट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उस देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बदलती हैं, ऐसा व्यक्ति आगे चलकर प्रधानमंत्री जरूर बनता है। उदाहरण नंबर 1, मोरारजी देसाई की आपने बात की, 6 बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया था, देश के प्रधानमंत्री बने थे। आर्थिक सुधारों की बात करें तो 1991 में मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे, और एक देश की जो दशा है, दिशा है आर्थिक, उस काल में बदली गई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इसी तरीके से अगर आप यूके का उदाहरण ले, तो यूके में जो ऋषि सुनक थे, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बहुत ही फाइनेंस इकोनॉमिक स्थिति वहां की खराब थी, उससे उन्होंने उबारने के लिए काफी प्रयास किया, एक चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर लेके आए। ये अलग बात है कि वो चुनाव उनकी पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री बने। और भी ऐसे कई तमाम उदाहरण हैं, जिस देश में, ऑस्ट्रेलिया में है, जहां देश के वित्त मंत्री को बाद में प्रधानमंत्री पद मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में काश ये निर्मला सीतारमन को भी मिले। उम्मीद है आप हमारी बात से सहमत हों। देखिए, आपने इसे लाइटर वेन में कहा, लेकिन बात आपने बहुत बड़ी और भारी कह दी है, क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए और खासतौर पे आगे बढ़ने की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से तो चुनाव में ही साफ कह दिया गया था कि प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है। अब ये बात अलग है कि आगे जाकर कौन नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनका उत्तराधिकारी होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में भी चुनाव जीती है। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में उन्होंने उनके गठबंधन ने एक चुनाव जीता है, और सबसे बड़ी चुनौती, जो पहली चुनौती जिसे कहा जाए, वो है अब देश का बजट पेश करना। क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि जो बदली राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें अब घटक दल भी हैं, उनकी भी बात सुननी पड़ेगी, उनकी भी बात माननी पड़ेगी। तो क्या उसका कुछ असर रहेगा? बिल्कुल, अब आते हैं मुद्दे पे। और अगर एक लाइन में कहें तो हाँ,
उसका असर जरूर पड़ेगा और वो सरकार के लिए एक चुनौती के तौर पर भी आप कहें कि आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य, जहां से सरकार को समर्थन प्राप्त है टीडीपी और जेडीयू का, वो एक चुनौती होगी। उस चुनौती से सरकार निपटने की कोशिश कर रही है। मैं शुरुआत देखिए करना चाहता हूं, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में देश के बहुत प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ एक प्री बजट मीटिंग जो होती है की है, उसमें वित्त मंत्री भी मौजूद थी। और जिस बात की चर्चा हुई वो उसी कंटिन्यूटी की चर्चा हुई जो आप कह रहे थे। और इसका ट्रेलर जब अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, तो उसमें हम वो ट्रेलर देख चुके थे और साफ साफ सरकार का ये कहना था कि अब हमारे आने वाले जो भी बजट होंगे वो दरअसल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर चलेंगे। और 2047 जब देश 100 साल अपनी आजादी का मना रहा होगा, उस समय भारत विकासशील न होकर विकसित हो, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। और इस दिशा में प्रयास करने का पहलू जो है, जो इसके आधार बनेंगे, जो स्तंभ बनेंगे, वो सबसे बड़ा है कि एक पुश फॉर रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं, वो इनको लाना पड़ेगा। ये सेकंड रिफॉर्म, जब अभी मैंने बात की आपको 1991 में एक रिफॉर्म था, एक पुश फॉर रिफॉर्म जो है वो सरकार को लाना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बड़े पैमाने पर होंगे और ये बात लगातार ये सरकार कह रही है। और चूंकि कंटिन्यूटी में है, इसी वजह से शायद कई प्रमुख मंत्रालयों के, बल्कि कहें कि 90% से ज्यादा मंत्रालयों के मंत्री नहीं बदले गए हैं जो प्रमुख हैं, और वो उसी कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं। हाँ, जी। सरकार के पास दो चुनौती है इस बार। एक तो आप कहें पॉलिटिकल चुनौती है, और दूसरी चुनौती जो है वो आर्थिक चीजों से निपटने की चुनौती है। जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश ने अपने लिए एक बहुत लंबी लिस्ट थमा दी है प्रधानमंत्री को, और उस पर विचार कर रहे हैं। बिहार ने भी एक बहुत लंबी लिस्ट थमाई है, उस पर विचार कर रहे हैं। कहां तक मानते हैं ये थोड़ा देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ चीजों में बजट जो है हो सकता है कि उसमें उतार चढ़ाव हो। लेकिन चूंकि बजट आने वाला है और राज्यों की आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एक कहूं कि आपने गौर किया होगा कि इंटरिम बजट में सरकार ने राज्यों के लिए 75,000 करोड़ रुपए के लोन का प्रावधान रखा है उनके विकास के लिए, जो कि जी, इंटरेस्ट बिल्कुल। फ्री है और 50 सालों के लिए है। तो ये सरकार ने पहले ही सोच लिया था। लेकिन जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा होगा, या आंध्र प्रदेश में अमरावती बनाने का होगा, बिहार में डेवलपमेंट का काम होगा, उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 2-3 सेक्टर विशाल ऐसे हैं जहां कोई सरकार समझौता नहीं करने वाली है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर होगा, जहां काफी थर्स्ट है गवर्नमेंट का। दूसरे डिफेंस में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और दूसरे इस तरीके के रणनीतिक जो मामले हैं, वहां ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी, बिल्कुल। आप कुछ कहें। आपने आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो केपेक्स जिसको बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछली बार उसकी घोषणा की गई थी, और उसको एक जिसे कहा जाए कि कॉर्पस रखा गया था। तो क्या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है? पहली बात तो ये, क्योंकि आप इंफ्रा की बात कर रहे हैं, इंफ्रा पे पुश जरूर रहेगा सरकार का। सेक्टर्स की आपने बात की, डिफेंस की तरफ सरकार का ध्यान जरूर है, स्पेस सेक्टर की तरफ ध्यान है। नई नई पॉलिसीज भी आई हैं, चाहे स्पेस सेक्टर को लेकर हो या फिर डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर हो। लेकिन एक सेक्टर जिसपे बार बार फोकस आता है, और जिसे भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसकी बैकबोन भी माना जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनौती वहां भी बड़ी है, किस तरह से चीजों को पेश किया जाए, क्या नई स्कीम्स लेके आई जाएं किसानों के हितों के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के हित के लिए, खास तौर पे टेक्नोलॉजी का कैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में समावेश किया जा सकता है, वहां आपको लगता है कि कुछ और नई चीजें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, कृषि पर भी सरकार का जोर है, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो कहीं 16-17%, 17.5%, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप जीडीपी के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर बहुत नीचे आ जाता है, जबकि सर्विसेज सेक्टर 50% से भी ज्यादा है। लेकिन हाँ, लेकिन चूंकि देश देश की ज्यादातर का जनता एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा पॉलिसी बनाते हुए।
बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ विशाल, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन चूंकि देश की ज्यादा जनता एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और वो उनकी रोजी रोटी का साधन है, हम उन्हें बड़े आदर के साथ अन्नदाता भी कहते हैं। इस वजह से हमने ये देखा है कि सरकार एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजी में, और पिछले बजट में आपको ध्यान होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए स्टार्टअप्स की शुरुआत कराने में मेजर सरकार का ध्यान था और इस दिशा में बड़े काम हुए हैं। अब वो चाहे आप ऐसी संकर नस्लें पैदा कर फसलों की पैदा करनी हो जिसमें पानी की कम जरूरत पड़े, हर रीजन वाइज ऐसे 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 खेती के टेक्निक को डेवलप करना जिसमें अगर वहां पानी ज्यादा होता है तो उसको मैनेज किया जा सके, पानी कम होता है तो वहां मैनेज किया जा सके, पॉली फार्मिंग करना, सिंचाई के तरीकों में रेन पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना, इसके लिए केंद्र ने कई योजनाएं बनाई हैं, नहरों का विकास हुआ है। और मुझे देखकर काफी गांव में मैं अक्सर जाता रहा हूं और मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि केंद्र की ये जो सारी योजनाएं हैं जो पिछले 8-10 वर्षों में आई हैं, किसान या गांव के लोग इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और गुजरात में मैंने देखा, महाराष्ट्र में देखा, यहाँ तक कि राजस्थान में हमने देखा कि किस तरीके से बारिश पे अपनी निर्भरता कम करने के लिए किसान जल को जमा कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, छतों से जो जल का पानी बारिश का पानी गिरता है उसको भी जमा कर रहे हैं, एक बूंद भी बर्बाद नहीं जाए, और दो नहरों को जोड़ने का काम हो रहा है। साथ में सरकार मतलब का दूसरा काम इनोवेटिव इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर ज्यादा असर रहेगा और ज्यादातर जिसे फंडिंग कहा जा सकता है, अलग अलग स्कीम्स या पॉलिसीज उस दिशा में देखने को मिल सकती हैं बजट में। लेकिन इसके अलावा दो महत्वपूर्ण बातें हैं हर्ष जी, जो कि हाल फिलहाल में पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन में अखबारों की सुर्खियों में रही हैं, आपको सोशल मीडिया पे भी पढ़ने को मिली होंगी और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं बजट के लिहाज से। पहला तो ये कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जिसे डायरेक्ट टैक्स कहा जा सकता है, क्या उसमें कुछ बदलाव ला सकती है सरकार? इस तरह के संकेत अखबारों की सुर्खियों से और खबरों से देखने को मिले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ओपीएस बनाम एनपीएस की। तो अभी हाल फिलहाल में खबर आई कि सरकार ने जो कमेटी गठित की थी कि भाई किस तरह से एनपीएस में और सुधार लाया जा सकता है। हालांकि इस सरकार का स्टैंड हमेशा यही रहा है कि भाई हम वापस ओपीएस की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन कई राज्यों की जो स्कीम्स में बदलाव हुए हैं, एनपीएस में जो बदलाव किए गए हैं, उनकी स्टडी करने के बाद जो खबरें बाहर निकल के आ रही कि सरकार शायद 50% तक की, यानी कि जो आखिरी तनख्वाह जो होगी किसी भी सरकारी मुलाजिम की, उसका 50% कम से कम पेंशन के तौर पर मिले, उसकी गारंटी मिले उसको। उस तरह के कुछ बदलाव एनपीएस में लेके आ सकती है। अभी वो संख्या 40 से 45% के आसपास बनती है। तो क्या इसकी भी कुछ घोषणा की जा सकती है बजट में, उम्मीद कर सकते हैं लोग इन दोनों पहलुओं से जुड़े हुए? देखिए विशाल, जो आपका पहला प्रश्न है कि क्या बजट में टैक्स, इंडिविजुअल टैक्सेस को लेकर कुछ नए प्रावधान लाए जा सकते हैं, आम जनता को जो सैलरी क्लास है उसको रियायत दी जा सकती है, बिल्कुल काफी कुछ संभावना है ऐसा करने की। हालांकि अंतरिम बजट में भी लोग अनुमान लगा रहे थे कि चूंकि चुनाव है इसलिए सरकार कुछ इस तरीके के लोक लुभावन फैसले लेगी, वादे करेगी, लेकिन देखिए सरकार ने वहां कुछ भी नहीं किया। और अब जबकि तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी बना चुके हैं, मुझे लगता है कि ये किया जाएगा। एक तो आम जनता को राहत देने के लिए, क्योंकि आपको पता है आज ही रोजगार से संबंधित सांख्यिकी विभाग ने आंकड़े भी जारी किए हैं और वो आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं। पहली बार 2015 के बाद जारी किए गए हैं 9 साल में, और उसमें विभाग ने और सरकार ने माना है कि हाँ, जो अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार जिसको कहते हैं उसमें भारी संख्या में कमी आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, पहली बार ये है। दूसरी बात यह है कि मैं फिर वापस आता हूं कि जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047, जिस दिशा में सरकार काम कर रही है, तो विकसित भारत के क्या पैमाने होंगे? उसमें एक पैमाना तो यही है कि भारत उस समय तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए, यानी अमेरिका और चीन के बाद। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का पैमाना है कि आपकी जीडीपी नंबर 3 की होनी चाहिए, जो अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है, वो कम से कम उस समय तक 7, 8, 10 ट्रिलियन पहुंचना चाहिए। और वो अगर सिंपल आप देखें कैलकुलेशन से तो वो पहुंचने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है।
तो अभी भी आप देखिए कि जो आपकी जीडीपी की हमारी ग्रोथ रेट है, जिस रेट की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर इसी रेट से बढ़ता बढ़ता जाए जीडीपी, तो वो तकरीबन दुगने से ज्यादा हो जाएगा, 8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। अभी $4 ट्रिलियन है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है, जिसे सरकार समझ भी रही है और उस दिशा में काम भी कर रही है, कि हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है उस रेट से, लेकिन जो पर्सनल कंजम्पशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डिमांड है व्यक्तिगत तौर पर, वो नहीं बढ़ रहा है। लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो 7.6% पूरे जीडीपी की विकास दर और लगभग 3.7% आपकी व्यक्तिगत कंजम्पशन है। तो सरकार ये चाहेगी कि लोगों की जेब में पैसे हों, और लोगों की जी, जेब में जब पैसे होंगे तो वो बाहर जाके उसको खर्च करेंगे। और जेब में पैसे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो रोजगार देकर बढ़ाया जा सकता है, डिमांड को बढ़ाकर, और दूसरी है कि आपको टैक्स में अगर छूट दे दी जाए, तो वो आप जाएंगे और आप कंज्यूम करेंगे, सामान को आप स्पेंड करेंगे। तो इस लिहाज यानी से कि मुझे लगता है वहां कुछ बदलाव हो सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में। और वहां कुछ न्यू बदलाव हो सकते हैं। पेंशन स्कीम को लेकर क्या आपको लगता है कि वहां भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? यहां भी मुझे लग रहा है कि बदलाव देखने को मिलेगा। एक तो देखिए, ये सरकार को हम बड़ी फ्लेक्सिबल मानते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो तय कर लिया वो कर लिया। लेकिन कई मामलों में हमने देखा है कि सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो है, कई जगह फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनाती है। जैसे कृषि कानूनों पे बहुत दबाव पड़ा तो उसे वापस लिया गया। इस तरह के और भी उदाहरण है। तो न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी आप बात कर रहे थे, एनपीएस और ओपीएस की, उसमें क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आम लोगों को ज्यादा फायदेमंद लगता है आज के लिहाज से, प्रेजेंट कंडीशन में। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम आने वाले लोगों के भविष्य के लिए, न्यू जनरेशन के लिए अच्छा है। तो शायद धीरे धीरे जनता ये समझे। अब इसको पॉलिटिकली लीवरेज करने के लिए कई ऐसे राज्यों में जहां गैर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने इसको जी, बढ़ावा दिया। और देखिए होता क्या है कि आम जो जनता होती है, वो तो सही भी बात है, वो आज के लिए सोचेगी कि भाई आज हमारा दाल रोटी कैसे चले, आज हमारा कैसे हो। वो 50 साल 100 साल बाद का नहीं सोचेगी। लेकिन एक सरकार जब सोचती है तो 50-100 साल के बाद का सोचती है। तो कई राज्यों ने ये कह दिया कि हम उसको लेके आ रहे हैं। अब ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार जो केंद्र है, इस बजट के माध्यम से कुछ ऐसे फैसले जरूर करेगी कि जिससे जनता से उसकी दूरी ना बढ़े। क्योंकि इसके दोनों पहलुओं पर गौर करना होगा विशाल आपको। एक पॉलिटिकल पहलू राजनीतिक है, और आर्थिक। एक राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक पहलू ये है कि बीजेपी के वोट कुछ कम हुए हैं, सीटें काफी कम हुई हैं। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, खास करके इमीडिएट हरियाणा है बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र है, झारखंड है, अगले साल बिहार है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि जनता उनसे दूर हो। तो कुछ लोक लुभावन वादे अब किए जा सकते हैं, जिसमें एनपीएस ओपीएस का ऑप्शन दिया जा सकता है। हो सकता है जी, कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ आए फिर से। तो मतलब मोटे तौर पे हर्ष जी, अगर समझें जो हमारे चर्चा की और उसका एक समराइज करें अपने दर्शकों के लिए, पहला तो ये कि आम जनता के लिए जिसे हम कहते हैं कि हमें क्या मिला बजट में और त्वरित प्रभाव से क्या मिला, तो उसमें जो डायरेक्ट टैक्स है यानी कि जो इनकम टैक्स है, उसमें शायद कोई छूट मिलने के, कुछ बदलाव मिलने के आसार हैं। न्यू पेंशन स्कीम में जो ट्वीक की बात हो रही है, शायद उसका भी जिक्र किया जाए बजट में। हो सकता है बजट के बाद किया जाए, लेकिन उस पर भी चर्चा चल रही है। और जहां तक बजट की बात है, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी उन सेक्टर्स पर जहां पर ऑलरेडी फोकस है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो या स्पेस का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जी हर्ष जी। विशाल, दो बातें और भी प्रमुख हैं जो हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए इस बजट में। क्योंकि हमने अच्छी चीजें तो बताई, लेकिन जो गवर्नमेंट की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि भारत के पॉपुलेशन को आप आधा कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है और प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है, वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा देखें, पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि जीडीपी अच्छी होने के बावजूद हमारा जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है, वो बहुत कम हो रहा है। और सरकार इसमें इससे निपटने। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी अभी हाल ही में टीएफआर के आंकड़े आए हैं। टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। हालांकि अगर
एवरेज देखा जाए, राष्ट्रीय एवरेज, राष्ट्रीय मीन निकाल के देखा जाए तो वो 2.1 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी जी। ज्यादा है, जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा है। तो उस पर कैसे, उस पर काबू पाया जा सकता है, उसको कैसे कंट्रोल भी किया जाए, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इस पर सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। इसी वजह से, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से जो बेरोजगारी की दर में भी बढ़ोतरी हुई है, इसकी बड़ी वजह है। तो इस बार के बजट में सरकार का एक फोकस एरिया ये भी होगा कि किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर में जॉब क्रिएट किया जाए, और जॉब जी, क्रिएट करने के साथ साथ वर्कफोर्स डेवलपमेंट किया जाए। चूंकि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल फैक्टर है, इसमें डेवलपमेंट हम की जो आप चर्चा बात करें। कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जी। सब बातें और हैं, इन पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है जो आप जरूर करना चाहेंगे और मैं भी नहीं छोड़ना चाहूंगा। दूसरी चुनौती सरकार की फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने की है। ये एक बड़ा इशू है, और फिस्कल डेफिसिट पे हम फिर कभी अलग से पूरी चर्चा अगर लगा ले नहीं, तो भी आपने वो बिल्कुल समय सही कम कहा है। पड़ेगा। दो दो मुद्दे हर्ष जी, एक जीडीपी और एक फिस्कल डेफिसिट, इन पर चर्चा अगले एपिसोड में जरूर की जाएगी। हालांकि फिस्कल डेफिसिट के मामले में सरकार का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन उसे कैसे मेंटेन करके रखा जाए ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो इन सब चुनौतियों के चलते क्या वो बातें हो रहेंगी खास बजट में, उन पर हमारी नजर रहेगी। बजट 23 तारीख को पेश होगा, उस दिन हम फिर हाजिर होंगे आप लोगों के सामने उसकी समीक्षा के लिए, ये देखने के लिए कि किसको क्या मिला, किस सेक्टर पर फोकस हुआ, क्या नीतियों में बदलाव आया, क्या नई बातें रखी गई, क्या पुरानी बातों को, कौन सी पुरानी बातों को आगे बढ़ाया गया। और उससे एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो एक तरह की एक पिक्चर क्रिएट करेगा कि बजट से क्या उम्मीद की जा सकती है, और आने वाले 5, 10, 15 सालों का लेकर सरकार का क्या अनुमान है, और पिछले साल में सरकार ने क्या खोया और क्या पाया आर्थिक फ्रंट पर, यानी कि इकोनॉमिक फ्रंट पर। तो चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपका। और दर्शकों से गुजारिश है कि बने रहिए मैगजीन इंडिया पर, ऐसे ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके सामने लाते रहेंगे, बजट से संबंधित और मुद्दों से संबंधित, और खासतौर पर बजट में आपके लिए क्या खास है ये देखने के लिए मैगजीन इंडिया से जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।